एवरीवन वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डीएसएसबी एंटिटी एग्जाम की मैराथन करेंगे, जो हमारी 100 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने एनआईओएस की थ्योरी में से निकाले हैं। पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि एक कॉपी पेन ले लीजिए ताकि आप उसमें अपने पहले नंबरिंग कर लीजिए 1 से लेके 100 तक, ताकि आप देख सके एट द एंड कि आपने कितने क्वेश्चंस को ठीक किया, क्योंकि तभी आपका पता चलेगा। अगर आप 100 में से 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं, इट मीन्स आपने थ्योरी को पढ़ा है। अगर आप 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं, इट मीन्स आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है। अगर 90 प्लस कर रहे हैं तो इट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप काफी सही ट्रैक पर हैं। तो टाइम न गवाते हुए हम अपने 100 क्वेश्चंस की थ्योरी को शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है गाइस, हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की तरफ से, क्योंकि अभी तक हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे। मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए थे जो हमारे डीएसएसबी एग्जाम में आए थे, वो भी हमने पूरे कंप्लीट नहीं किए थे, आई नो। तो अब से हम अपने क्वेश्चंस पर भी फोकस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर बताया भी था। तो लेकिन मां सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। खुद पर विश्वास रखो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इस कोट को अपने माइंड में अच्छे से रखो कि अगर आपको खुद पे बिलीफ है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, इस बार मुझे डीएसएसबी का एग्जाम क्रैक करना है, तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आप अपने आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, इस चीजों में टाइम नहीं गवाएंगे कि एग्जाम कब होगा। आई नो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, अभी तक एग्जाम नहीं हो रहा, मैं खुद डिमोटिवेटेड हो गई थी, लेकिन अब वो टाइम नहीं है कि हम डिमोटिवेट होकर अपना जो इतने टाइम से हम मेहनत करते आ रहे हैं उसको छोड़ दें। तो अब अपना जी जान लगाकर मेहनत करनी है, खुद पे विश्वास करना है कि हाँ मैं डीएसएसबी का एग्जाम अब की बार क्लियर करके रहूंगा और अपनी एंटिटी की में एक सीट अपनी पक्की करूंगा। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को, देखते हैं किसके सभी, और सबसे पहले प्रॉमिस करो सभी अपने जितना भी स्कोर हुआ है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैंने थ्योरी कंप्लीट करवाई है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ईसीसी। ईसीसी क्या है? ईसीसी की फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एजुकेशन फॉर एडल्ट या चाइल्ड लेबर या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है। तो होप आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हमारे ईसीसी की फुल फॉर्म है, जिसके बारे में हमने अपनी एनएस में काफी अच्छे से पढ़ा था। पहले ही बता देती हूँ, अगर आपने एनएस की समरी नहीं की है तो पहले उस समरी को अच्छे से करें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करें, क्योंकि बिना थ्योरी के आप क्वेश्चंस को हल तो कर लेंगे बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे आपके। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द एज ग्रुप कवर्ड इन ईसीसी। ईसीसी के अंदर हमारी कौन सी एज ग्रुप कवर होती है? ऑप्शन ए है 0 to 3 ईयर्स, ऑप्शन बी 6 to 12 ईयर्स, ऑप्शन सी 3 to 6 ईयर्स, या फिर ऑप्शन डी 12 to 18 ईयर्स। तो आप अपना आंसर चुन लिया होगा आपने। तो हमारी ईसीसी के अंदर जो एज ग्रुप शामिल है वो हमारा 3 to 6 ईयर का एज ग्रुप है। 3 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे जो होते हैं वो हमारे ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स ईसीसी ग्लोबली। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ईसीसी को ग्लोबली प्रमोट करती है? WHO, यूनिसेफ, IMF, WTO। तो सबसे पहले आपको इनकी फुल फॉर्म पता होगी, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी जो ईसीसी को ग्लोबली प्रमोट करती है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ईसीसी एम एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर। जो ईसीसी का एम है जो होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, तो उसके अंदर हमारा क्या क्या आएगा? ऑप्शन ए फिजिकल ग्रोथ ओनली, ऑप्शन बी मेंटल ग्रोथ ओनली, ऑप्शन सी फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपने टिक कर लिया होगा, कौन सा आंसर आपको ठीक लग रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक होगा, फिजिकल, जिसमें हमारी फिजिकल मेंटल इमोशनल सोशल सारी की सारी ग्रोथ इंक्लूड होती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट उसे ही हम कहते हैं PCSE, फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल, जिसमें ये हमारे चारों जो भी ग्रोथ के पार्ट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, वही हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट कहलाएगी। तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन को हल करने का ये तरीका होता है, जहां पर भी ओनली लिखा होता है ना, मोस्टली वो आंसर ठीक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following is not a component of ECC? ECC का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो ये आपने एनआईओएस के फर्स्ट चैप्टर में काफी अच्छे से पढ़ा था। ऑप्शन ए हेल्थ, ऑप्शन बी न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी लिटरेसी फॉर एडल्ट, या ऑप्शन डी एजुकेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नॉट जब भी नोट आए तो अपने कानों को ऐसे खड़े कर लेना है कि क्वेश्चन में नोट के बारे में पूछे। तो कौन सा कंपोनेंट नहीं है? हेल्थ है, न्यूट्रिशन है,
एजुकेशन है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी लिटरेसी फॉर एडल्ट हमारे ईसीसी के कंपोनेंट में नहीं है, तो जो गलत है वही हमारा सही आंसर होगा, लिटरेसी फॉर एडल्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एट व्हाट स्टेज डज अ चाइल्ड डेवलप लैंग्वेज स्किल मोस्टली? तो कौन सी एज में जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज स्किल मोस्टली सीख जाता है? तो ऑप्शन ए एडोलेसेंस में, ऑप्शन बी अर्ली चाइल्डहुड में, ऑप्शन सी ओल्ड एज में, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी, मतलब इन ऑप्शंस में से कोई नहीं। होप आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा मोस्टली अपनी लैंग्वेज पर पकड़ बनाने लग जाता है। जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है वो 2 to 6 ईयर्स तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग हैबिट्स एंड स्किल फ्रॉम द एनवायरमेंट इज कॉल्ड? तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जो हमारे एनवायरमेंट से बच्चा हैबिट्स को एक्वायर करता है, स्किल्स को एक्वायर करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लर्निंग, मैच्योरेशन, ग्रोथ या डेवलपमेंट? लर्निंग हिंदी में बता देती हूँ, मतलब अधिगम, मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता, ग्रोथ मतलब विकास, वृद्धि, और डेवलपमेंट मतलब विकास। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा लर्निंग। तो हमारे एनवायरनमेंट से हैबिट्स को, स्किल्स को एक्वायर जो बच्चा करता है तो वो क्या कहलाती है? बच्चे की लर्निंग कहलाती है। मैच्योरेशन बच्चा एज के साथ खुद ब खुद सीखता है। जब बच्चा 1 साल का होता है खुद चलने लग जाता है। जब बच्चा 2-3 साल का होता है वर्डों को जोड़कर बोलने लग जाता है। ग्रोथ क्या होती है? जो हमारे फिजिकल ग्रोथ, हाइट वेट बढ़ना, और डेवलपमेंट हमारी ऑल ओवर होती है, जिसमें हर एक एस्पेक्ट इंक्लूड होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? नोट, ऑप्शन में नोट है, अपने कानों को ऐसे खड़ा कर लेंगे। तो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन सा डोमेन नहीं है? कॉग्निटिव, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल। बहुत इजी आंसर था, होप आपने टिक कर लिया होगा। तो हमारा फाइनेंशियल ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि इन्होंने नोट के बारे में पूछा है। कॉग्निटिव हमारा डेवलपमेंट का डोमेन है, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल। क्वेश्चन नंबर 10, विच सेंस इज मोस्ट डेवलप एट बर्थ? मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो कौन सी सेंस उसकी सबसे ज्यादा डेवलप होती है? ऑप्शन नंबर ए साइट, मतलब देखने की, ऑप्शन बी हियरिंग, सुनने की, ऑप्शन सी टच, महसूस करने की, ऑप्शन डी स्मेल, सूंघने की। तो अपना क्वेश्चन आपने टिक कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी टच बच्चे की सबसे डेवलप्ड होती है सेंस। जब बच्चे का जन्म होता है, आप कहीं भी बच्चे को टच करते हो, हाथों पे, पैर पे, तो मतलब एकदम से हिलता है। ये जरूरी नहीं है कि सुनना या देखने की इतनी सेंसेस डेवलप होते हैं, बट टच की सेंस काफी ज्यादा डेवलप होती है बच्चे के बर्थ के टाइम। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 2 years इज कॉल्ड? मतलब बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या एडल्टहुड। तो हमारे 0 to 2 years तक की एज को हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था, यानी कि इन्फेंसी स्टेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 11th क्वेश्चन, अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड? तो हम बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार किसे कहेंगे? जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, प्रोटीन ओनली, विटामिन एंड मिनरल्स ओनली, या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, सारी चीजें इंक्लूड होंगी। तो हम बैलेंस्ड डाइट उसी को कहते हैं जिसमें हमारे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर इंक्लूड होगा। क्वेश्चन नंबर 12, माल न्यूट्रिशन कैन लीड्स टू? माल न्यूट्रिशन मतलब बच्चे को कुपोषण हो गया, मतलब अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो वो कब होता है? गुड हेल्थ, स्टंटेड ग्रोथ, इनहेंस्ड एनर्जी या नन, इनमें से कोई नहीं। तो माल न्यूट्रिशन कब मानेंगे हम? जब बच्चे की अच्छी हेल्थ होगी, या स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक चुकी है बच्चे की, इनहेंस्ड एनर्जी बढ़ चुकी है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, स्टंटेड ग्रोथ। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर आई साइट? तो आई साइट के लिए बच्चे का कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए करेक्ट माना जाएगा, जो हमारे आई साइट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट? ब्रेस्ट फीडिंग कितने मंथ्स के लिए, कितने ईयर के लिए, कितने दिनों के लिए बच्चे के लिए बहुत एसेंशियल बताई जाती है, आवश्यक बताई जाती है? 1 month, 3 months, 6 month या 1 year? तो ऑप्शन नंबर आप बताएं कौन सा ठीक होगा आपके अनुसार?
तो ऑप्शन नंबर सी 6 मंथ के लिए हमारे बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। WHO ने भी हमारा घोषित किया है कि पहले 6 महीने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बहुत आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, Which of these is a common childhood disease caused by vitamin D deficiency? विटामिन डी डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी, कौन सी डिजीज कॉमनली हो जाती है बच्चों में? रिकेट्स, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस या मीजल्स? तो ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स, जो हमारे हड्डियों से संबंधित रोग है, बच्चों में इसकी बीमारी हो जाती है विटामिन डी की डिफिशियंसी से। क्वेश्चन नंबर 16, प्ले इज एसेंशियल फॉर प्ले किस लिए इंपॉर्टेंट है? फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, सोशल स्किल के लिए, ऑल ऑफ द अबव? तो हमारा प्ले एंड फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ प्ले इन्वॉल्व रूल? किस तरीके के खेल में रूल्स इन्वॉल्व होते हैं? ये हमने एनआईएस में अच्छे से पढ़ा था, रूल्स 11 चैप्टर में था एनआईएस के। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं, फ्री प्ले में, स्ट्रक्चर्ड प्ले में, सॉलिटरी प्ले में या नन ऑफ द अबव? तो हमारे स्ट्रक्चर्ड प्ले में रूल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि फ्री प्ले में बच्चा फ्रीली खेल रहा होता है, सॉलिटरी प्ले में बच्चा अकेला खेल रहा होता है, ये एकल खेल होता है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर्ड प्ले होता है उसमें हमारे रूल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, टॉयज फॉर चिल्ड्रन शुड बी, जो बच्चे के खिलौने होते हैं वो कैसे होने चाहिए? सेफ एंड एज अप्रोप्रिएट, एक्सपेंसिव महंगे, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बच्चे के टॉयज सेफ और एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए। अगर बच्चा 3-4 साल का है तो उसके अनुसार बच्चे के टॉयज होने चाहिए, अगर 6-7 साल का है तो उसके अनुसार बच्चे के टॉयज होने चाहिए, तभी बच्चा उनके साथ अच्छे से खेल पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी, टॉयज हमारे नुकीले जैसे नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ज़रूरी नहीं कि टॉयज हमेशा एक्सपेंसिव ही हो। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्ले डेवलप्स सोशल स्किल? कौन सा प्ले सोशल स्किल बच्चों में डेवलप करता है? सोलो प्ले, पैरेलल प्ले, कोऑपरेटिव प्ले या नन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ठीक होगा, कोऑपरेटिव प्ले, जो हमारे सोशल स्किल्स बच्चे में डेवलप करता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। सोलो प्ले में बच्चा अकेला खेल रहा होता तो उसका कोई सोशल डेवलपमेंट नहीं होता। पैरेलल प्ले में एक बच्चा इस तरफ, एक बच्चा इस तरफ, पैरेलली दोनों अपने अपने टॉय से खेल रहे होते हैं। तो हमारे कोऑपरेटिव प्ले में सोशल स्किल्स बच्चे में डेवलप हो रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लर्निंग थ्रू प्ले इज कॉल्ड, जब बच्चा लर्निंग करता है खेल खेल के द्वारा तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग, रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन। तो हम उसे एक्टिव लर्निंग कहेंगे जब बच्चा खेल खेल में सीख रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, चाइल्ड अब्यूज इंक्लूड, तो चाइल्ड अब्यूज, हम बच्चे को अब्यूज कर रहे हैं या किसी भी तरीके से बच्चे को एब्यूजिवनेस की फीलिंग आ रही है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? फिजिकली अब्यूज करना, इमोशनली अब्यूज, नेग्लेक्ट करना, ऑल ऑफ दीज। तो चाइल्ड अब्यूज में हमारा फिजिकल अब्यूज भी होगा, बच्चे को मतलब अच्छे से गलत जगह पर टच करना, और इमोशनली अब्यूज बच्चे से कुछ इस तरीके से बातें करना कि बच्चा इमोशनली अनस्टेबल फील कर रहा है, या फिर नेग्लेक्ट, बच्चे को आप धिक्कार कर रहे हो, अलग थलग फील करवा रहे हो। तो ये तीनों ही प्रकार के अब्यूज हमारे चाइल्ड अब्यूज में शामिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच लॉ प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज? कौन सा लॉ ऐसा है जो बच्चों को प्रोटेक्ट करता है अब्यूज से? चाइल्ड लेबर एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, या इनमें से कोई नहीं। राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा क्या था? 6 से 14 साल तक हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट तो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अगर किसी भी किशोर को अपराधी पाया गया है या उसने कोई मतलब गलत काम किया है तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी किशोर को
हम देखभाल और संरक्षण प्रदान करेंगे, उसकी सभी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये होता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपको याद हो तो कब आया था? 2015 में। हमने इसे अपनी एनओएस की समरी में अच्छे से पढ़ा था। चैप्टर नंबर आई थिंक 5 या 6 था। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचा चाइल्ड लेबर एक्ट। तो चाइल्ड लेबर एक्ट में क्या है कि बच्चे को किसी भी प्रकार के ऐसे खतरनाक व्यवसायों में जहाँ पे बच्चे को अब्यूज़ किया जाता है, जहाँ पर बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है, जहाँ पर बच्चे की बालकपन को ख़त्म किया जा रहा है उससे काम करवा करवा के, तो उन सारी चीज़ों पर रोक लगाता है। तो चाइल्ड लेबर एक्ट हमारा कब आया था? 1986 में आया था पहली बार। फिर उसके बाद ये हमारा 1986 के बाद रिवाइज हो गया था 2016 में। आपको ये जो ईयर है, सन है, ये भी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो हमारा विच लॉ प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज? चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। क्वेश्चन नंबर 23, इम्यूनाइजेशन मतलब जो प्रत्यक्षीकरण टीकाकरण होता है, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करता है बच्चे को? इन्फेक्शियस डिसीज से, कोल्ड ओनली, इंजरीज से, या नन ऑफ, किसी से भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इन्फेक्शियस डिसीज जो हमारी संक्रामक बीमारियां होती हैं, जैसे कि बच्चे को पोलियो का टीका लगाया जाता है और बीसीजी, ईसीसी, मीजल्स, रूबेला, इन सब के टीके लगाए जाते हैं। तो ये फैलने वाली बीमारी है, इसलिए बच्चे को हम टीकाकरण बचपन में ही लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, हाइजीन इज इम्पोर्टेंट फॉर, स्वच्छता हाइजीन किस लिए जरूरी है? प्रिवेंटिंग डिसीज, इंप्रूविंग इंटेलिजेंस, लर्निंग स्किल, या नन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंटिंग डिसीज बच्चों को बीमारियों से बचाती है, हम हाइजीन रखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ चाइल्ड टू स्टार्ट स्कूल? तो कौन सी मिनिमम एज है बच्चे का स्कूल शुरुआत करने के लिए? 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 6 ईयर या 12 ईयर्स? तो 3 ईयर्स हमारी मिनिमम एज है बच्चे का स्कूल शुरू करने के लिए। 3 साल में बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका 1 में होता है, 3 से 4 साल तक, 4 से 5 तक बाल वाटिका 2 और 5 से 6 साल तक बाल वाटिका 3 में बच्चे का एडमिशन होता है। तो मिनिमम एज होगी हमारी 3 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन? तो मॉडर्न एजुकेशन के फादर हम किसे माना है? ये हमने अपनी एनएस की समरी में पढ़ा था। ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी उसके बाद मैं आंसर पिन कर दूंगी कि आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, मॉन्टेसरी मेथड एम्फेसाइज, मॉन्टेसरी मेथड किस चीज़ को एम्फेसाइज करता है? तो टीचर लेड लर्निंग को, चाइल्ड लेड लर्निंग को, रोट मेमोराइजेशन को, या इनमें से कोई नहीं। तो मॉन्टेसरी मेथड बच्चे को खेल खेल में सिखाने में बढ़ावा देती है और कि बच्चा खुद करके चीज़ों को सीखे, अपने एनवायरनमेंट में सीखे। तो ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड लेड लर्निंग पर ज़्यादा एम्फेसाइज दिया है मॉन्टेसरी मेथड ने। क्वेश्चन नंबर 28, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ईसीसी शुड, तो हमें किस मीडियम में बच्चे को ईसीसी लेवल पर 3 to 6 ईयर तक बच्चे को पढ़ाना चाहिए? द चाइल्ड्स मदर टंग, इंग्लिश ओनली, हिंदी ओनली, या किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, द चाइल्ड्स मदर लैंग्वेज, बच्चे की मातृभाषा में ही हमें बच्चे को ईसीसी लेवल पर पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, प्लेवे मेथड्स फोकस ऑन, प्लेवे मेथड किस चीज़ पर फोकस करता है? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय रीडिंग, मेमोराइजिंग फैक्ट्स, या नन, किसी पे भी नहीं। तो प्लेवे मेथड हमारा लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ईसीसी करिकुलम शुड बी, हमारा जो ईसीसी करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, या एग्जाम ओरिएंटेड? तो हमारा जो ईसीसी का करिकुलम है, ईसीसी में हमने बच्चे को ही मध्य में रखा है, तो हमारा करिकुलम भी चाइल्ड सेंटर्ड ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड इज, बच्चे की फर्स्ट टीचर कौन कहलाता है? पेरेंट्स, टीचर, डॉक्टर या नेबर? तो बच्चे का फर्स्ट टीचर कौन कहलाती है? हमारा पेरेंट्स। और पेरेंट्स में भी कौन होती है? हमारी मदर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, फैमिली प्रोवाइड्स, फैमिली क्या प्रोवाइड करती है? इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल केयर, सोशल वैल्यूज, ये सभी। तो हमारी फैमिली इमोशनल सपोर्ट भी, फिजिकल और सोशल वैल्यूज सभी चीज प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 33, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन ईसीसी हेल्पिंग, जब हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारा समुदाय है, वो ईसीसी में पार्टिसिपेट करता है, खुद को इन्वॉल्व करता है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा देखभाल हो सके, तो किस चीज़ में हेल्प करता है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्स प्रोवाइड करवाता है, अवेयरनेस बिल्डिंग, अवेयर करता है कि 3 साल में ही हमें बच्चे को स्कूल में भेजना चाहिए, क्योंकि पहले तो लोग 5-5, 6-6 साल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाते थे। चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये ऑल ऑफ दी अबव। तो कम्युनिटी अगर पार्टिसिपेट करती है हमारे ईसीसी में, तो ये मदद करता है तीनों चीज़ों में, अवेयरनेस बिल्डिंग, चाइल्ड प्रोटेक्शन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी। हु टेक केयर्स ऑफ अ चाइल्ड हेल्थ एट होम, बच्चे की कौन टेक केयर करता है हेल्थ की घर पे? तो ऑब्वियस सी बात है, घर पे तो हमारे पेरेंट्स ही बच्चे की टेक केयर करेंगे। सभी ऑप्शंस मतलब दे चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच फेस्टिवल प्रमोट्स सोशल बॉन्डिंग अमंग चिल्ड्रन, तो कौन सा फेस्टिवल बच्चों के अंदर सोशल बॉन्डिंग डेवलप करता है? दिवाली, क्रिसमस, ऑप्शन ए और बी दोनों या नन? होप आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो हमारा चाहे फेस्टिवल कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता कि केवल दिवाली होली बच्चे में सोशल बॉन्डिंग डेवलप करेंगी, क्रिसमस हो गया, ईद हो गया, तो ये सारे त्यौहार हमारे बच्चे में सोशल बॉन्डिंग डेवलप करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा करेक्ट। गाइडेंस इन ईसीसी इज फॉर, गाइडेंस किस लिए दी जाती है ईसीसी में? किसके लिए होती है? चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए, कम्युनिटी लीडर्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी तो देखो हमारा गलत ही हो गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए मैटर नहीं करती ईसीसी की क्या गाइडेंस की जरूरत है। कम्युनिटी लीडर्स के लिए भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आती है चिल्ड्रन या पेरेंट्स एंड टीचर्स, किसके लिए गाइडेंस दी जाएगी ईसीसी पर? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, पेरेंट्स एंड टीचर्स को ही ईसीसी के हमें गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, क्योंकि बच्चे तो इस लेवल पर काफ़ी छोटे हैं, उन्हें क्या पता, जिस तरीके से पेरेंट्स और टीचर्स उन्हें पढ़ाएंगे, उनका एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, वही चीज़ें बच्चे पर इम्पैक्ट डालेंगी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चिल्ड्रन या पेरेंट एंड टीचर्स? अभी साथ साथ कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, काउंसलिंग हेल्प टू, काउंसलिंग किस लिए मदद करती है? सॉल्व प्रॉब्लम, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, इम्प्रूव चाइल्ड बिहेवियर या ऑल ऑफ द अबव? तो काउंसलिंग कब की जाती है? जब किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है किसी एरिया में, मतलब वो उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाता, उस चीज़ की वजह से परेशान हो रहा है, या फिर मतलब वो उसकी डेवलपमेंट में बाधा डाल रही है, तो काउंसलिंग हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है, इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है बच्चे को, और इम्प्रूव बच्चे के बिहेवियर को भी इम्प्रूव करती है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 38, हु कैन बी अ काउंसलर फॉर यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन के लिए कौन काउंसलर हो सकता है? पेरेंट्स, टीचर्स, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स या ऑल ऑफ दी अबव? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स, जब बच्चे को पेरेंट्स तो गाइड करते ही हैं, काउंसलिंग करते ही हैं, टीचर्स भी हमारे उन क्लासरूम में बच्चे की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसकी काउंसलिंग करते हैं। ये समय या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ट्रेंड प्रोफेशनल्स को भी काउंसलिंग के लिए बुला सकते हैं, तो तीनों ही बच्चे की काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, When should guidance be given? गाइडेंस कब दी जाती है? बिफोर प्रॉब्लम एरिया, प्रॉब्लम से पहले,
आफ्टर प्रॉब्लम एरिया, प्रॉब्लम राइज होने के बाद, ये ओनली इन स्कूल, ये कभी नहीं दी जाती। तो जब प्रॉब्लम राइज हो गई उसके बाद ही हम काउंसलिंग देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विच स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ काउंसलर, काउंसलर के लिए कौन सी स्किल मोस्ट इम्पोर्टेंट है? लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग ओनली, केवल बोलते रहना, इग्नोरिंग प्रॉब्लम, अगर वो प्रॉब्लम ही इग्नोर कर रहा है तो भाई किस तरीके का काउंसलर है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। लिसनिंग, सबसे पहले काउंसलिंग करने के लिए लिसन, प्रॉब्लम सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, बातों को ध्यान से सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो काउंसलिंग कर रहा है वो भी और जिसकी काउंसलिंग हो रही है उसकी भी। तो लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, अ क्लीन एनवायरनमेंट हेल्प इन, किसमें मदद करता है? रिड्यूसिंग डिसीज, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, नन ऑल। तो हमारे रिड्यूसिंग डिसीज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखो गाइस, ये क्वेश्चंस करके ना आपको क्वेश्चन करने की हैबिट डेवलप होगी कि एक साथ 100 क्वेश्चंस को हमें कैसे एक ही समय पे बैठ के सॉल्व करना है। अब कुछ बच्चे होंगे जो वीडियो को बीच में स्किप करके छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि उनसे एक साथ 100 क्वेश्चन सॉल्व होने ही नहीं, बट उन्हें ये नहीं पता कि एग्जाम टाइम में आपको 100 क्वेश्चन नहीं बल्कि 200 क्वेश्चन पार्ट ए के भी और पार्ट बी के भी दोनों एक साथ ही सॉल्व करने हैं। तो अगर आप अभी से हैबिट डेवलप करेंगे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तभी आप एग्जाम टाइम में उस चीज़ को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। और ये बहुत हाई टाइम है जब आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो अगर 100 नहीं हो पा रहे तो 50 करके कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि क्वेश्चंस का लेवल भी मैटर करता है हमारा। तो 100 क्वेश्चंस हमें करके चलने चाहिए। मैं भी आपको इस हिसाब से क्वेश्चन लाया करूँगी जो थोड़े टफ और उस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो हम 50 क्वेश्चन एक टाइम पे करेंगे, बाकी हम 100 क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। बाकी जैसे आपको ठीक लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विच इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, देखो अब ये क्वेश्चन देख के आपको आपके मन में एक डाउट आएगा कि ये क्या सीडीपी का क्वेश्चन है, मतलब क्या चाइल्ड डेवलपमेंट से इस क्वेश्चन का क्या ही मतलब है। अब देखो गाइज, ये आपकी एनआईएस में से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके डीएसएसबी के एग्जाम में 101% आते हैं। आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं और आएंगे भी। तो आप इस मतलब उस झिझक में ना रहे कि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ईवीएस पेडागोजी तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने की। तो विच इज द नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? प्लास्टिक, वाटर, ग्लास, मेटल। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन बच्चे इनको भी गलत करते हैं, तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है। तो हमारा नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? प्लास्टिक है, वाटर है। तो वाटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। प्लांट्स एंड ट्रीज हेल्प, प्लांट्स और ट्रीज किसमें हेल्प करते हैं? प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, कॉजिंग पॉल्यूशन, डिस्ट्रॉइंग सोइल, या फिर नन। तो हमारा प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चिल्ड्रन शुड लर्न टू सेव, चिल्ड्रन क्या लर्न टू सेव? वाटर को सेव करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, बोथ ए एंड बी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विच ऑफ दीज आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, क्या एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है? रिसाइकलिंग करना, चीज़ को अगेन एंड अगेन रिसाइकिल करना, डिफॉरेस्टेशन करना, प्लांटिंग ट्रीज, या यूजिंग सोलर एनर्जी। हार्मफुल क्या है? तो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को कट करना। इंक्लूजन मीन्स, इंक्लूजन क्या है? एक्सक्लूडिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, एक्सक्लूड कर देना, बाहर निकाल देना डिसेबल्ड बच्चों को। इंक्लूडिंग ऑल चिल्ड्रन इन एजुकेशन, हर एक बच्चे को किसी भी प्रकार का हो, गिफ्टेड हो, स्लो लर्नर हो, डिसेबल्ड हो, व्हील चेयर्ड हो, नॉर्मल चाइल्ड हो, तो सभी को एक क्लासरूम में इंक्लूड करके एजुकेशन देना, या सेग्रीगेशन, अलगाव अलग थलग कर देना। तो इंक्लूजन का हमारा मतलब होता है इंक्लूड ऑल द चिल्ड्रन इन एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड रिक्वायर, जो स्पेशल नीड जिनको एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, तो उनको क्या ज़रूरत होती है? एक्स्ट्रा केयर की, नो केयर, सेम केयर एज अदर्स, नन। तो उन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसेबिलिटी,
कौन सी एक डिसेबिलिटी है इनमें से? विजुअल इम्पेयरमेंट, देखने में दिक्कत है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में दिक्कत है, फिजिकल डिसेबिलिटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारी सभी डिसेबिलिटी के ही टाइप्स हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 49, इंक्लूजन प्रमोट्स। इंक्लूजन, जब हम हर एक बच्चे को इंक्लूड करते हैं क्लासरूम में तो वो किस चीज़ को प्रमोट करता है? इक्वालिटी, समानता को, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को, सेग्रीगेशन, अलग थलग को। तो ऑप्शन नंबर ए इक्वालिटी को प्रमोट करता है कि हर एक बच्चा इक्वल है, बस उसको अलग अलग नीड की, आवश्यकता की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को कम ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो जिन बच्चे को डिसेबिलिटी है उनके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारी काम करती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, या स्पेशल ओलंपिक, या IMF। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करती है जो डिसेबल्ड बच्चे हैं। हमारे गाइस हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि आपने एक टाइम पे एक साथ 50 क्वेश्चंस को फुल सीक्वेंस में कर लिया। 50 क्वेश्चंस आपके नज़रों के सामने से निकल गए। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। जो हमारे फेलियर है, अगर हम जैसे अपनी पढ़ाई करते हैं उनमें हम कभी कभी मॉक टेस्ट देते हैं, हमारे कम मार्क्स आते हैं और हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, हम दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, तो हम क्या हो रहा है? फेल हो रहे हैं। अपना जो हमने टास्क डिसाइड किया था या जो हमने अपने मार्क्स डिसाइड किए थे कि हम इतना स्कोर कर लेंगे, ये ऐसे करेंगे, तो फेलियर हमारा अपोजिट नहीं है सक्सेस की, कि सक्सेस या तो सक्सेस है या फिर फेलियर है। नहीं, हम फेलियर इट्स अ पार्ट ऑफ अ सक्सेस। फेल हो कर ही हम एक दिन सक्सेस की जर्नी पर पहुंचते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आप अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे और आप दोबारा से रीस्टार्ट करने में मुश्किल हो रही है, तो उन चीज़ों को डटकर उनका सामना करें। एक बार गहरी सांस भरें, ठीक है मैं ऐसा नहीं कर पाया, अगेन स्टार्ट करें। जो ये अगेन स्टार्ट करने की कॉन्टिन्यूटी अगर आप रखेंगे ना, तो उस फेलियर को क्रॉस करते करते एक दिन आप सक्सेस पर जरूर पहुंच जाएंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, ECC करिकुलम इंक्लूड। जो हमारा ECC का अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन 3 to 6 ईयर के बच्चों की एजुकेशन है, उसके करिकुलम में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? लैंग्वेज, मैथ्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, या ऑल ऑफ द अबव। होप आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। तो हमारे ECC लेवल पर बच्चे को हम लैंग्वेज पर भी पकड़ बनाते हैं कि वो अच्छे से बोलना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, सुनना, बैठना सीख जाए। मैथ्स भी हम उसे नंबरिंग सिखा देते हैं, काउंटिंग हमें 3 to 6 ईयर के बच्चों को सिखा देते हैं 50 तक। आर्ट एंड क्राफ्ट भी हम करवाते हैं। तो ECC लेवल पे हमारे करिकुलम में सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 52, करिकुलम शुड बी। जो बच्चों का करिकुलम है, होल ईयर हमें जो बच्चों को पूरे साल करवाना है, उसमें क्या 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 होना चाहिए? वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए कि बस यही करवाना है तो यही करवाना है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। रिजिड तो अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है। फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ओनली, कि गवर्नमेंट ने फिक्स्ड करके दे दिया है कि ऐसे ही पढ़ाना है। ये हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टीचर अपने हिसाब से क्लासरूम में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उसे मोल्ड कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53, असेसमेंट इन ECC। ECC में असेसमेंट का क्या रोल है? सबसे पहले असेसमेंट क्या होता है? जब हम बच्चे को असेस कर रहे होते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से चीज़ों को सीखा, कहाँ कमी रह गई, कहाँ हमें ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तो असेसमेंट कैसा होना चाहिए ECC लेवल पर 3 to 6 ईयर के बच्चों के लिए? तो फॉर्मली होना चाहिए केवल, इनफॉर्मल एंड कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एनुअली होना चाहिए कि केवल साल के एंड में आप कर रहे हैं, या फिर नहीं। तो हमारा ECC पर असेसमेंट हमारा बच्चे का इनफॉर्मली टीचर ऑब्जर्वेशन के थ्रू करे, कोई पेन पेपर टेस्ट फॉर्मली नहीं होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54, प्ले एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ। प्ले एक्टिविटी किसका पार्ट है? हमारे करिकुलम का पार्ट है, होमवर्क का पार्ट है, एग्जाम का पार्ट है, या किसी का भी पार्ट नहीं। तो प्ले एक्टिविटी हमारे करिकुलम का पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55, करिकुलम प्लानिंग शुड बी। करिकुलम प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होना चाहिए? जब हम करिकुलम प्लान कर रहे हैं, पेरेंट्स,
टीचर्स, कम्युनिटी या ऑल ऑफ द अबव? आपने ऑप्शन होप सोच लिया होगा। तो मेरे अनुसार इसका ऑप्शन नंबर बी, टीचर इंक्लूड होता है हमारी करिकुलम की प्लानिंग में कि हमें पूरे साल बच्चों को क्या पढ़ाना है, ना कि पेरेंट्स और कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 56, असेसमेंट हेल्प इन। असेसमेंट किस चीज में हेल्प करता है टीचर्स की, बच्चों की और पेरेंट्स की भी? आइडेंटिफाई लर्निंग प्रोसेस में, पनिशिंग चिल्ड्रन में, इग्नोर वीक चिल्ड्रन या फिर नन? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आइडेंटिफाई लर्निंग प्रोग्रेस की, बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की, कहाँ पे बच्चे को हमें और हेल्प देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 57, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज बेस्ट फॉर ईसीसी में किस तरीके की असेसमेंट जरूरी है? कॉन्टिन्यूस एंड फॉर्मेटिव, समेटिव ओनली, एनुअल एग्जाम्स ओनली या नन? तो हमारे ईसीसी में असेसमेंट कॉन्टिन्यूस और फॉर्मेटिव टाइप का होना चाहिए। फॉर्मेटिव और समेटिव में आपको डिफरेंस पता होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, जो हमारे डेली क्लासेस में चलते हैं या वीक में हो रहे हैं। समेटिव असेसमेंट क्या है, पूरे साल के एंड में हो रहा है। तो छोटे बच्चों को इसी लेवल पर हमारा कॉन्टिन्यूस और फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58, ऑब्जर्वेशंस आर यूज्ड फॉर। ऑब्जर्वेशन क्यों यूज होती हैं? असेसिंग बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर देखने के लिए, पनिशिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पनिश करने के लिए, इग्नोरिंग प्रोग्रेस या फिर नन? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, असेसिंग बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर को असेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, चाइल्ड पोर्टफोलियो इंक्लूड। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे का कच्चा चिट्ठा होता है, उसमें क्या इंक्लूड होता है? सैंपल्स ऑफ वर्क, बच्चे के जो भी वर्क के सैंपल्स हैं वो इंक्लूड होंगे, जो भी उसने थ्रू आउट क्लास किया है। अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है या टीचर सैलरी डिटेल होती है? तो चाइल्ड पोर्टफोलियो में सैंपल ऑफ वर्क होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60, फीडबैक टू पेरेंट्स शुड बी। जो बच्चे को फीडबैक देना चाहिए पेरेंट्स को बच्चे का, तो कैसे देना चाहिए? रेगुलरली, ओकेजनली, नन, ओनली ऑन रिक्वेस्ट। जब पेरेंट रिक्वेस्ट करे केवल तब देना चाहिए, नहीं, नन, ओकेजनली। हमें पेरेंट्स को फीडबैक बच्चों का ओकेजनली, रेगुलरली तो देखो डेली तो हम पेरेंट्स को क्लासरूम में बता के बच्चे का फीडबैक दे नहीं सकते, तो ओकेजनली पेरेंट्स को बच्चों का फीडबैक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, अ गुड ईसीसी टीचर शुड बी। कैसा होना चाहिए ईसीसी का? देखो 3 to 6 ईयर के बच्चे हैं, तो बच्चों को एक चीज़ हमें 10 बार भी समझानी पड़ सकती है, और बच्चे काफ़ी छोटे हैं, उन्हें केयर की, लव की ज़रूरत होती है। तो ईसीसी टीचर को पेशेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, उसमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, नन। तो टीचर को पेशेंट, धैर्य का होना चाहिए ईसीसी टीचर में। क्वेश्चन नंबर 62, विच स्किल इज इम्पोर्टेंट फॉर ईसीसी टीचर। कौन सी स्किल ईसीसी टीचर में होनी चाहिए? कम्युनिकेशन करने की, बच्चों से अच्छे से वार्तालाप करने की, इग्नोर चिल्ड्रन, बच्चों को इग्नोर करने की, बीइंग लाउड, तेज बोलने की, या नन? तो ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेशन, बच्चों से बेहतर तरीके से करने की, ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 63, टीचर शुड प्लान। टीचर को क्या प्लान करना चाहिए? डेली एक्टिविटी, ओनली एग्जाम्स, ओनली प्लान, नो प्लान्स, नन? तो डेली एक्टिविटीज प्लान करनी चाहिए टीचर को। क्वेश्चन नंबर हमारा 64, टीचर सपोर्ट चिल्ड्रन। टीचर को सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को ग्रोथ में, पनिशमेंट में, नेग्लेक्ट में, या कोई नहीं? तो टीचर को बच्चों को हमेशा ग्रोथ में ही सपोर्ट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट इज। जो कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स की होती है वो इम्पोर्टेंट है, अननेसेसरी है, बेफालतू की है, ऑप्शनल है। जो टीचर चाहे वो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, जो नहीं चाहे रहने दें, या नन। तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए समय समय पर वर्कशॉप, सेमिनार्स भी सरकार करवाती है, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं टीचर्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66, द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड वॉज एडॉप्टेड इन। तो ये कब एडॉप्ट किया था? 1986 में। इसके बारे में भी हमने अपनी एनएस की समरी में काफ़ी बार पढ़ा है, रट चुका होगा आपको। यूनिसेफ 1989। क्वेश्चन नंबर 67, विच राइट एंश्योर्स एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो सभी बच्चों के लिए एजुकेशन
फ्री ऑल ऑफ चिल्ड्रन 6 to 18 ईयर्स। तो किसके तहत है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ये हमारा आया था और 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया था। आपको ये बारीक बारीक डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, चाइल्ड लेबर इज, जो बच्चे से हम काम करवाते हैं वो क्या है? इलीगल है, लीगल है, एनकरेज्ड है या नन? तो हमारा वो इलीगल है। बच्चे से कोई हम लेबर नहीं करवा सकते 18 वर्ष तक, 14 वर्ष तक खतरनाक व्यवसायों में। क्वेश्चन नंबर 69, चिल्ड्रन हैव द राइट टू, बच्चे को क्या राइट है? प्रोटेक्शन, बच्चे के कौन कौन से राइट्स हैं? सॉरी, तो प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, सर्वाइवल या ऑल ऑफ द अबव। तो हमने ये निमोनिक के थ्रू पढ़ा था, SDPP, सर्वाइवल, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन। तो ये 4 राइट्स बच्चे को हैं जो हमारे UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड, जो 1989 में आया था, इसमें ही हमारे बच्चे के 4 राइट्स दिए थे। 4 राइट कौन से थे? सर्वाइवल, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन। तो हमारे ये सभी राइट्स हैं बच्चे के, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70, विच एक्ट प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन लेबर इन इंडिया? तो किस एक्ट ने बच्चे के चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया, मतलब रोक दिया? चाइल्ड लेबर एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या RT एक्ट या नन? तो चाइल्ड लेबर एक्ट जो 1986, आई थिंक पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, इसके तहत बच्चे के चाइल्ड लेबर को रोका था। वो चाइल्ड अब्यूज था, सॉरी, वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, उसका आंसर भी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारा 2015 में आया था। RT एक्ट हमारा 2009 में आया था, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ओनली अब हमारे 30 क्वेश्चंस रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 71, कम्युनिटी हेल्प इन, जो हमारा समुदाय है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रोवाइडिंग रिसोर्स प्रोवाइड करने में, सपोर्टिंग फैमिलीज, अवेयरनेस बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे कम्युनिटी तीनों चीज़ों में हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72, वॉलंटरीज इन ECC प्रोग्राम कैन बी, जो मतलब ECC प्रोग्राम में हमारे वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं, मदद करवाते हैं स्कूल लोगों की 3 से 6 ईयर तक। कितनी इम्पोर्टेंट है एजुकेशन अवेयरनेस फैलाने में? तो कौन हो सकते हैं? पेरेंट्स हो सकते हैं, लोकल लीडर्स हो सकते हैं, यूथ हो सकते हैं, या तीनों हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों वॉलंटियर्स के रूप में ECC प्रोग्राम में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स फोकस ऑन, जो कम्युनिटी के हेल्थ वर्कर्स हैं वो किस चीज़ पर फोकस करते हैं? अब हेल्थ वर्कर्स हैं तो हेल्थ को अच्छे रखने से रिलेटेड ही काम करेंगे, टीकाकरण, न्यूट्रिशन, हाइजीन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74, विच इज अ कम्युनिटी बेस्ड ECC प्रोग्राम? कम्युनिटी बेस्ड ECC प्रोग्राम कौन सा है? आंगनवाड़ी, स्कूल, हॉस्पिटल या नन? तो हमारे आंगनबाड़ीज हमारे कम्युनिटी रिलेटेड ECC प्रोग्राम्स हैं जो एक गांव में जगह जगह खुली होती हैं, ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते वो आंगनबाड़ी के जाके वहाँ पे एजुकेशन या खेल खेल में सीखना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इम्प्रूव्स, जो हमारा कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है, जो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो किस चीज़ में मदद करता है? क्वालिटी ऑफ ECC, चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारी क्वालिटी बढ़ती है ECC प्रोग्राम की। सभी को पता चलता है कि 3 से 6 ईयर्स तक के बच्चों को हमें एजुकेशन देनी है, उनके लिए इस तरीके से काम करना है जिससे पेरेंट्स अवेयर होते हैं, बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। न्यूट्रिशन, बच्चों को समय समय पर ECC में, आंगनवाड़ीज में प्रॉपर मिड डे मील, दाल चावल सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, समय समय पर फ्रूट दिए जाते हैं। तो कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से बच्चे की हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन की क्वालिटी सभी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76, पॉजिटिव पेरेंटिंग इंक्लूड, तो बच्चे की जो पॉजिटिव पेरेंटिंग है वो इंक्लूड क्या करती है? एनकरेजमेंट, पनिशमेंट ओनली, नेग्लेक्ट। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग ऑब्वियस सी बात है बच्चे को एनकरेज करेगी। क्वेश्चन नंबर 77, पेरेंट्स शुड प्रोवाइड, तो पेरेंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? सेफ एनवायरनमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, लव एंड केयर, ऑल ऑफ द अबव।
तो ऑब्वियस सी बात है हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन देगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा सही। क्वेश्चन नंबर 78, फैमिली सपोर्ट इफेक्ट चाइल्ड्स। तो फैमिली का सपोर्ट है, सपोर्ट करते हैं बच्चे पर, कैसा इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का? लर्निंग बेहतर होती है, इमोशनल हेल्थ बेटर होती है, सोशल स्किल्स बच्चे में आते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चे की लर्निंग भी बेहतर होगी, इमोशनली भी बच्चा हेल्थी रहता है और सोशल स्किल्स भी बच्चे की डेवलप हो पाती हैं अगर फैमिली सपोर्ट करती है, बच्चे से बातचीत कर रही है, उसकी प्रॉपर केयर कर रही है। तो बच्चे में भी एक ट्रस्ट डेवलप होता है, उसकी बोलने चालने की, कम्युनिकेशन, लिसनिंग, स्पीकिंग, एवरीथिंग इज गोइंग बेटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, पेरेंटिंग स्टाइल्स इंक्लूड। तो जो पेरेंटिंग स्टाइल्स आपने पढ़े होंगे, 4 तरीके के हमारे पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं, अथॉरिटेटिव, परमिसिव, अथॉरिटेरियन और नेग्लेक्ट। तो हमारे पेरेंटिंग स्टाइल में ये तीनों इंक्लूड हैं, एक एक्स्ट्रा भी है जो मैंने आपको बता दिया, नेग्लेक्ट। अथॉरिटेटिव सबसे बेहतर होते हैं हमारे अथॉरिटेटिव, जो प्यार भी ज़्यादा करते हैं और बच्चे से स्ट्रिक्ट रूल समझाना, बच्चे की सुनना, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो हमारे अथॉरिटेटिव बेहतर होते हैं। और परमिसिव जिनका कोई ध्यान नहीं होता बच्चे पे, अथॉरिटेरियन जिनकी हाई डिमांड होती है, और स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, बच्चे की ना की बराबर सुनते हैं। अथॉरिटेटिव हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स भी होते हैं पर बच्चे की भी सुनते हैं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तो हमारे अथॉरिटेटिव पेरेंट्स काफ़ी बेहतर माने जाते हैं। इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। पूछा कौन कौन से पेरेंटिंग स्टाइल हैं, तो हमारे 4 तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, गुड कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन बिल्ड्स। तो अच्छा कम्युनिकेशन बच्चों के साथ करने से क्या डेवलप होता है बच्चे में? ट्रस्ट, फियर, एंगर। तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81, आयरन डेफिशिएंसी कॉज। अगर बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी है तो बच्चे में क्या होगा? एनीमिया, डायबिटीज, फीवर, नन। तो एनीमिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82, विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन बोन ग्रोथ। बच्चे की बोन ग्रोथ में कौन सा न्यूट्रिएंट्स हेल्पफुल होते हैं? कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन या प्रोटीन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी आपका टॉपिक दे रखा है डीएसएसबी ने, तो हेल्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको डीएसएसबी एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो बोन की ग्रोथ के लिए कैल्शियम हमारा इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन ए हमारा करेक्ट होगा। डी वॉर्मिंग हेल्प टू। डी वॉर्मिंग किस में हेल्प करता है? रिमूव इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, हटाता है जो हमारे बच्चों की छोटी आंतों में वो हो जाते हैं, वॉर्म्स हो जाते हैं। इंक्रीज वेट, वेट इंक्रीज कर देता है। कॉज डिजीज, बीमारी पैदा कर देता है। तो डी वॉर्मिंग क्या होता है? रिमूव इंटेस्टाइन वॉर्म्स, जो छोटे छोटे बच्चे में जर्म्स होते हैं, या कुछ छोटे बच्चे मीठा ज़्यादा खाते, दूध पीते तो वॉर्म्स हो जाते हैं, तो उनको रिमूव करने में डी वॉर्मिंग हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84, रेगुलर हेल्थ चेकअप आर। रेगुलरली जो हेल्थ चेकअप करवाते हैं बच्चे का इम्पोर्टेंट है, नॉट नीडेड है या हार्मफुल है? तो इम्पोर्टेंट होता है बच्चे का रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना। क्वेश्चन नंबर 85, हाइजीन प्रैक्टिसेस इंक्लूड। हाइजीन प्रैक्टिसेस में क्या इंक्लूड होगा? हैंड वॉश करना, क्लीन क्लॉथ या क्लीन सराउंडिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो हाइजीन प्रैक्टिस में ये सभी इंपॉर्टेंट है। हैंड वॉश करना भी ज़रूरी है, क्लीन क्लॉथ पहनना भी ज़रूरी है, और आसपास का एरिया भी आपका स्वच्छ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, द नेशनल पॉलिसी ऑन ईसीसी वाज लॉन्च्ड इन। तो नेशनल पॉलिसी ऑन ईसीसी कब लॉन्च हुई थी हमारी? 2013, 2000, 2010 या 1995। होप आपने ऑप्शन करेक्ट टिक कर लिया होगा। ये हमने NIOS के चैप्टर 4 में पढ़ा था बहुत अच्छे से, उसमें हमारी पॉलिसीज ही थी। तो होप आपको ये आंसर आता होगा। तो नेशनल पॉलिसी ऑन ईसीसी वाज लॉन्च्ड इन 2013 में लॉन्च की थी। इसमें क्या था कि 6 ईयर से जितने भी कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए क्वालिटेटिव करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया था। बच्चों की नींव को मजबूत रखने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज चलाई गई थी नेशनल पॉलिसी ऑन ईसीसी के तहत 2013 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87, RTE एक्ट एंश्योर। RTE एक्ट के बारे में सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। RTE एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन। सेकंड क्वेश्चन, RTE एक्ट कब आया था? 2009 में।
थर्ड क्वेश्चन, कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। फोर्थ क्वेश्चन, कितने साल तक के बच्चों के बारे में इसमें बात की गई थी? तो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, और डिसेबल्ड बच्चों के तहत आरटी में 6 से 18 ईयर तक के बच्चों के बारे में बात की गई थी। तो आरटी एक्ट में क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, नो एजुकेशन या ना। तो ऑप्शन नंबर ए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88, ICDS स्टैंड्स फॉर ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, या कोई नहीं। तो ICD की फुल फॉर्म है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। सबसे पहले बताएंगे ICDS कब आया था? 2 अक्टूबर 1975। तो ICDS का ये ध्यान रखना, इसमें 6 हमारी सर्विस थी। वो 6 सर्विस होप आपको याद होगी, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगी, ये आपको याद होना चाहिए। रिमाइंड करवा दी, सोच के देखो आपको याद है वो 6 सर्विस जो ICDS के तहत थी। क्वेश्चन नंबर 89, आंगनवाड़ी सेंटर्स प्रोवाइड, आंगनवाड़ी सेंटर्स क्या प्रोवाइड करवाते हैं? न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ये सभी। तो आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चे को खिलौने वगैरह से प्लेवे में सिखाया जाता है, दाल भात, मिड डे मील, चने चावल, ये सब बच्चे को खाने के लिए भी देते हैं, और हेल्थ सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सभी चीज़ें हमारी आंगनवाड़ी में करवाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90, ECC पॉलिसीज फोकस ऑन, ECC की पॉलिसी किस पर फोकस करती है? बच्चे की हेल्थ पर, एजुकेशन पर, प्रोटेक्शन पर। तो इन सभी पर करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब हमारे केवल 10 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, पियाजे स्टेज इंक्लूड, पियाजे की स्टेज में कौन कौन सी इंक्लूड है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या ऑल ऑफ द अबव। तो पियाजे की हमारी कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस में पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, कब से कब सकता है? 0 to 2 ईयर, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर, और कौन सी रह गई फोर्थ हमारी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारी कब से? 11 ईयर अबव। तो ये पियाजे की थ्योरी आपको अच्छे से टिप्स पे क्लियर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92, अटैचमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज इम्पोर्टेंट फॉर, अटैचमेंट अर्ली चाइल्डहुड पर क्यों इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का? इमोशनल सिक्योरिटी के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए, या फिर कॉग्निटिव स्किल के लिए? नन। तो हमारा अटैचमेंट किससे रिलेटेड है? इमोशनल सिक्योरिटी, ताकि बच्चा इमोशनली खुद को अटैच फील करे, सिक्योर, हैप्पी फील करे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93, चाइल्ड लर्न बाय, चाइल्ड किसके थ्रू सीखते हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, आसपास ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। इमिटेशन के थ्रू, नकल करके, एक दूसरे बच्चे की नकल कर रहा है, अपने दोस्त की, टीचर की नकल कर रहा है, या एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, जो वो अपने खिलौनों को तोड़ फोड़ कर सीखते हैं। तो बच्चा ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और एक्सपेरिमेंट तीनों के थ्रू सीखता है। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 94, टेम्परामेंट्स मीन, टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है? चाइल्ड्स बिहेवियर स्टाइल, फिजिकल स्ट्रेंथ, हाइट, या नन। तो टेम्परामेंट क्या है? बच्चे का बिहेवियर, किस तरीके का बच्चे का टेम्परामेंट है? बच्चा एंगर इशू ज़्यादा करता है, या फिर ट्रस्ट इशू है बच्चे में, या फिर मतलब हैप्पी फील रहता है, या फिर काम रहता है, या फिर केयरिंग है? तो बच्चे का बिहेवियर किस तरीके का है? तो टेम्परामेंट उससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95, सोशलाइजेशन हैपन थ्रू, सोशलाइजेशन किसके थ्रू होता है? फैमिली, पीयर, स्कूल, या ऑल ऑफ द अबव। तो सोशलाइजेशन बच्चे का फैमिली, पीयर और स्कूल तीनों की तरफ से होता है। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब हमारे बस 5 क्वेश्चंस रहते हैं। होप जो बच्चे अगर 95 क्वेश्चन लगातार इस वीडियो में करते हुए आ रहे हो ना, तो वेल एंड गुड, आप एग्जाम में 100 क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से टैकल करेंगे। कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे अपने, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। क्वेश्चन नंबर 96, फर्स्ट वर्ड अपीयर एट अबाउट, फर्स्ट वर्ड बच्चा कब बोलना सीख जाता है? 6 मंथ में, 1 ईयर में, 3 ईयर में, या 5 ईयर में? तो देखो 6 मंथ में तो बच्चा सिलेबल बोलना सीख पाता है, सिर्फ का, मा, ता। तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा, ये एक सिलेबल कहलाएगा। तो 1 ईयर में बच्चा फर्स्ट वर्ड बोलने लग जाता है, 3 वर्ड तक बच्चा 1 साल में सीख जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 97, लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड ऑन, बच्चे की लैंग्वेज किस चीज़ पर डिपेंड करती है? एनवायरनमेंट पर, जेनेटिक्स पर, बोथ पर या नन पर? देखो लैंग्वेज बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, आई नो। तो बच्चे की लैंग्वेज किस पर डिपेंड करेगी? हमारे एनवायरनमेंट पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कुछ बच्चे आई नो बोथ सोच रहे होंगे, बट बोथ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए एनवायरनमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, बाइलिंगुअल चिल्ड्रन कैन, जो बाइलिंगुअल बच्चा है वो क्या कर सकता है? लर्न टू लैंग्वेज इजीली, गेट कंफ्यूज्ड रहेगा, लर्न ओनली वन लैंग्वेज। तो बाइलिंगुअल का मतलब ये है कि दो भाषा बच्चा सीख सकता है, तो लर्न टू लैंग्वेज इजीली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99, रीडिंग टू चिल्ड्रन इम्प्रूव, रीडिंग बच्चे में क्या इम्प्रूव करती है? वोकेबलरी को, इमेजिनेशन को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, या सभी को? तो रीडिंग कर रहा है बच्चा, इमेजिन कर रहा है जो वो पढ़ रहा है उस चीज़ को, माइंड में इमेजिनेशन चल रही है उसकी, कम्युनिकेशन, वोकेबलरी। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव बच्चे में डेवलप होती हैं। क्वेश्चन नंबर 100 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आई एम वेरी हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुँच गए। विच इज़ अ माइलस्टोन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्या माइलस्टोन है? मील का पत्थर क्या है? बैबलिंग, टॉकिंग इन सेंटेंस, अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, या ऑल ऑफ दी अबव? तो बच्चे के माइलस्टोन क्या कहलाते हैं? जो मील का पत्थर है, जहाँ से बच्चे की भाषा की जर्नी शुरू होती है, तो बैबलिंग हमारा बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट का माइलस्टोन माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। होप आप सभी का कितना स्कोर रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिन बच्चों का स्कोर 80+ रहा है, वेरी गुड।